हेम की खुशियों में, हेम के जीवन में रमेश ना आए, और अगर कहीं वो हेम के इर्द गिर्द भी नजर आए ना, तो तुम सबसे पहले मुझे खबर करोगी। मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे मारने की कोशिश किसने की? ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों का है। आज से पहले तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। देखो है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैं शुरू से ही ऐसा हूं। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी। इंसान को अपनी बीती हुई जिंदगी से सबक लेकर उसे आगे संवारना चाहिए। रमेश तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। देखिए काका, आपको जो करना है कीजिए, बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे। आपको किसी के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। और ये सब कहकर कहीं ना कहीं आप मेरी ही भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और मैं जानती हूं कि रमेश कभी गलत नहीं हो सकता। बेटा, अगर तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें हम पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते? क्या हमें तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का कोई हक नहीं है? नहीं बाबा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो फैसला लेना चाहते हैं वो जल्दबाजी में ले रहे हैं। देखो हेम बेटी, एक बात बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लो कि मैं अपने सामने तुम्हारा जीवन बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और मुझे उसे ठीक करने के लिए, उसे संवारने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं वो करने को तैयार हूं। उसकी वजह से हमें मिला क्या? उसकी वजह से सब खत्म हो गया। और हेम बेटा, तुम ऐसे इंसान को माफ भी कैसे कर सकती हो? उस इंसान के लिए तुम खुद को सजा सुना रही हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। देखो हेम, बहुत हो गया, और हम भी कब तक सहते रहेंगे? और उसकी सजा हम सबको कब तक मिलती रहेगी? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें कुछ तकलीफ होती है तो हमें उसका दर्द नहीं होता? देखो बेटा, बच्चा अगर बीमार होता है ना तो माता पिता घबरा जाते हैं, और यहां तो तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। देखो हेम बेटा, एक पिता होने के नाते मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। मैं और अनिरुद्ध मिलकर अब फैसला करेंगे, और तुम्हें वो फैसला मानना होगा। मगर बाबा, बस हेम, तुम्हारी हर जिद मैं पूरी नहीं कर सकता, और हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करा देंगे। यही तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे सही फैसला होगा। आप लोग इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो हेम, हमने अब फैसला कर लिया है कि अब हमें क्या करना है। तो आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने अपने जीवन में सिर्फ रमेश का ही सपना देखा है, और रमेश के लिए मुझे सारी जिंदगी क्यों ना इंतजार करना पड़े, मैं करूंगी। रमेश मेरा ख्वाब है, और मैं अपने ख्वाब को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। हेम बेटी, वो तुम्हारा ख्वाब नहीं, तुम्हारा भ्रम है। और मैं इन आंखों के सामने तुम्हारा जीवन बर्बाद होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। क्या बात है बड़े बाबा, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैसे ना करूं गुस्सा? अरे कैसे अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होते हुए देखूं? कैसे चुप रहूं? इससे तो अच्छा है कि मुझे ही कुछ हो जाए। दादा, बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या करूं? अरे कैसे इसे समझाऊं कि वो कब का छोड़ के जा चुका है? अरे बेटा, वो अब कभी नहीं लौटने वाला। देख बेटा, रमेश मर चुका है, और मरे हुए लोग
कभी वापस नहीं आते। बड़े बाबा, काका, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप जो भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे होंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें हेमदी को थोड़ा वक्त देना चाहिए और रोज एक ही बात करके उनके मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए? इस वजह से आप दोनों भी दुखी रहते हैं और हेमदी भी पूरा दिन दुखी रहती हैं। अरे बेटा, कुछ बातें इंसान को बहुत जल्द समझ लेनी चाहिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि तुम्हारी गलती है। जब तुमने हेम जी से वादा कर लिया था कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, कम से कम जाने से पहले एक बार मुझे बता देते कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कब आओगे। देखो रमेश, हेम जी तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो जाती हैं तुम्हें पता नहीं है। मैं जानता हूं रमेश कि तुम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन इस बीच तुम्हें हेम जी को परेशान करने का कोई हक नहीं। बारन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? रमेश, मुझे लगता है कि मैंने वो दोस्त अपना खो दिया है जो अपनी सांसों से ज्यादा मुझ पर विश्वास करता था। हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते हैं, वो इसलिए कि हम लोग तुमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। आज के बाद तुम चाहे नाराज रहो और चाहे जो कुछ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है बारन, मेरी नजरों में तुम्हारी दोस्ती कम हो गई इस दौरान? समझने की कोशिश करो यार, मैं इतने दिनों तक कहां था, सबके सामने क्यों नहीं आया? उसकी कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना। अरे यहां कम से कम तुम लोग सब साथ थे, वहां तुम्हें अकेला पड़ गया था यार, कोई नहीं था मेरे साथ। मुझ पर क्या बीत रही थी मैं ही जानता हूं। बारिन, अगर मेरे साथ तुम लोगों के साथ बिताई हुई यादों का सहारा नहीं होता ना, तो मैं कब का मर गया होता। तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम इतने दिनों तक कहां थे, किन हालात में थे? रमेश, आज भी ये हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाशने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं पता चला। मेरे दोस्त, तुमने इतने दिन सब्र किया है, मेरे कहने पर थोड़ा और सब्र कर लो। मैं वादा करता हूं वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। रमेश, मेरी एक बात का जवाब दो कि क्या मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिस पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते थे? क्या तुम्हें कोई शक है? तो ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, और तब तक नहीं पूछूंगा जब तक कि तुम खुद मुझे सब कुछ नहीं बताते। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हेम जी के साथ ऐसा मत करो। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, तुम्हारे जाने के बाद जिंदा लाश बन गई थी वो। तुम्हारे जाने के बाद हम सबको यही विश्वास हो गया था कि शायद तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन हेम जी के विश्वास ने हमारे दिलों में तुम्हें जिंदा रखा। उनका विश्वास था कि तुम एक ना एक दिन जरूर वापस आओगे, लौट आओगे। और जब तुम आ गए हो तो उन्हें मत ठुकराओ। दुनिया की कोई भी लड़की किसी भी लड़के का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करती। हेम जी ने तुम्हें टूट कर चाहा, उन्हें मत ठुकराओ। ईश्वर ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। एक दूसरे से अलग होकर ना ही तुम जिंदा रह पाओगे और ना ही हेम जी। बारिन, तुम्हें क्या लगता है मुझे हेम की तकलीफ का अंदाजा नहीं है? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर मैंने उसको बता दी तो टूट कर बिखर जाएगी, और मैं अपने हाथों हेम को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। फिलहाल यही बेहतर होगा कि मैं हेम से दूर रहूं। रमेश, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हेम जी से दूर रहने पर मजबूर कर रही है? शायद मैं उसकी खुशियों के रास्ते में आ गया हूं बारिन। रमेश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उनकी खुशियां तुमसे जुड़ी हैं, तुम्हारे साथ से जुड़ी हैं? नहीं बारिन,
अगर मैं हेम को सच बता दूं कि मैं इतने दिनों तक कहां था, सबके सामने क्यों नहीं आया, या फिर मुझे मौत के मुंह पहुंचाने वाला कौन है, तो मेरा यकीन करो वो टूट कर बिखर जाएगी और मैं उसे अपने हाथ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मुझे हेम से दूर जाना ही होगा। रमेश, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। शायद तुम खुद से और मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कैसे कर पाऊंगा? हेमदी, आपको क्या लगता है कि आपके यूं घंटों रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो बेशक रोइए, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सबके आंसू पोंछने वाली मेरी हेमदी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। परी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से मेरे बाबा और बाकी के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं जानती हूं कि कोई ना कोई वजह जरूर है जो रमेश सही होते हुए भी किसी को नहीं बता रहा है, मगर मैं चाहती हूं कि सबको पता चले कि रमेश अपनी जगह सही है। ऐसे में तुम मुझे बताओ कि मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? तो हेमदी, आप इस बारे में रमेश बाबू से बात क्यों नहीं करती? परी, रमेश अपना दर्द किसी के सामने नहीं रखता है और मेरे सामने भी नहीं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे पता करूं कि बात क्या है, जबकि मैं जानती हूं कि रमेश जानबूझकर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार कर रहा है। और ऐसी कौन सी वजह है जो वो मुझे अपने आप से अलग करना चाहता है? और बाबा, कैसे कहूं बाबा को कि उन्होंने जो मुझसे बातें कही है मैं वो नहीं मान सकती, जबकि रमेश जिंदा है। हेमदी, मुझे लगता है फिर तो आपको अपने हिसाब से चलना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। आप ही कहती है ना, जब एक साथ सारी परेशानियां आ जाएं, तो सबके बारे में एक साथ ना सोचकर अपने मन को शांत करके एक एक के बारे में सोचे तो सही रास्ता मिल ही जाता है। अरे, तुम सही कह रही हो, मगर अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा था तो अचानक से सारी चीजें बदलने लग गई। हाँ, ये बात तो है, पर सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि रमेश बाबू जिंदा है ये बात सिर्फ हम जानते हैं, बड़े बाबा और काका तो नहीं, इसलिए उनका सोचना सही है। आप ही सोच कर देखिए ना, कुछ दिन पहले तक हमें सिर्फ उम्मीद थी कि रमेश बाबू कहीं जिंदा है, मगर आज वो आपके पास है, आपके सामने है। और आप देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े बाबा का गुस्सा भी और काका की सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। ये क्या हो रहा है हमें? क्या हम डर रहे हैं? क्या हमें अपनी ही बिछाई चाल पर भरोसा नहीं रहा? अगर सच में ऐसा हो गया और रमेश लौट कर नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें देवीकांत की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके पहले भी तो हमने कई बार ऐसी चालें बिछाई जिनके रहते रमेश आजाद होते हुए भी हमारी कैद में रहा है। अगर इस बार वो हमारे हाथ से निकल गया तो? नहीं, हम ज्वाला हैं, और ज्वाला ने अगर एक बार किसी चीज को पाने की सोच ली है तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और रमेश की तो जान बचाई है हमने, उसकी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। कहां थे अब तक? कुछ जरूरी काम था जिसे आज करना बहुत जरूरी था।
कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने किसी का खून कर दिया हो। ऐसा ही है कुछ। आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं जो आपके बहुत काम की है। देखिए, हमारे घर में किसी को भी भूलने की बीमारी नहीं है। मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नहीं मैडम जी, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आया हूं। मुझे अनिरुद्ध भट्टाचार्य से मिलना है। आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं जो आपके बहुत काम की है। रोमेश बाबू आपके पिंजरे से आजाद होकर बारेन के घर में रह रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगी। रोमेश बाबू से बात करके हेम बाहर रोते हुए आई। ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो। इसका मतलब है कि हमारी चाल बिल्कुल सही पड़ी है। उसे हमारी कैद से कोई आजाद नहीं करवा सकता। इतने दिन यहाँ रहने के बाद वो बहुत अच्छे से समझ गया है कि बाहर की दुनिया इस कैद से भी कई ज्यादा बुरी है। इसलिए उसने बाहर की दुनिया से जुड़ने वाली सारी नसों को ही काटना शुरू कर दिया है। देविकांत, अब तुम उसके ऊपर चील सी नजर रखना और उसकी हर एक हरकत की खबर हमें देते रहना, क्योंकि किसी भी खेल को सिर्फ तभी जीता जा सकता है जब उसकी हर एक चाल पर तुम्हारी नजर हो। जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती और हमारे दिमाग में उलझने बड़ी तेजी से बढ़ती जाती, तो ये पेन उनके साथ बड़ी गजब की तालमेल बनाती। वैसे मैं सुनहरी के केस से जुड़ी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। उसमें से जो हमें सबूत मिले वो साफ इशारा करते हैं इस मर्डर केस में रंगराज का कहीं भी दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। और अगर रंगराज का इस मर्डर में दूर दूर तक कोई हाथ नहीं, तो फिर वो देविकांत बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है? इधर बीच तुम्हारी मुलाकात देविकांत से हुई थी क्या? नहीं साहब, इस बार तो उसका कॉल भी नहीं आया कुछ नए खबर के लिए। एक काम करो, तुम उससे मिलने की कोशिश करो और देविकांत से मिलकर उससे यह बात जानने की कोशिश करो कि आखिर वो रंगराज को क्यों फंसाना चाहता है, इससे उसको क्या फायदा होता है, और भाईजान आजकल किसी से मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि कभी कभी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होता है। मुझे तो लगता है कि रंगराज को जबरदस्ती इस केस में घसीटा जा रहा है। एक काम करो भोला, तुम अपने खुफिया लोगों को जरा टाइट करो और देविकांत के बारे में पता लगाने के लिए। फिलहाल मैं डेली रूटीन के गश्त के लिए निकल रहा हूं। आकर तुमसे आगे की रिपोर्ट लेता हूं। जी साहब। मैं जानती हूँ काका, आप ये कहानियां बना रहे हैं, मगर मैं गुस्सा नहीं हूं। अब तो मेरी जिंदगी ही एक कहानी बनकर रह गई। देखो हेम बेटा, किसी बात का तुरंत मतलब मत निकालो। अपने आप को, अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दो। और बेटा, जो घटनाएं घट रही है ना, उसे घटने दो। इसमें तुम क्या कर सकती हो? काका, मैं जाकर देख। ठीक है बेटा। अरे कोई है? कोई है? नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए, आपको किससे काम है? दादा, मैं देखता हूं। मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। हाँ, मगर आपको किससे मिलना है?
मैं जिनसे मिलने आया हूं उन्हें मेरा चेहरा याद नहीं है, और मैं आज ये तय करके आया हूं कि उन्हें अपना चेहरा याद दिलाकर रहूंगा। और वो उन्हें तब याद आएगा जब मैं अपने और उनके बीच हुए सौदे की उन्हें याद दिलाऊंगा, क्योंकि अभी उन्होंने उस सौदे के पैसे भी पूरे नहीं दिए हैं। देखिए, आपको किससे मिलना है और ये कैसा सौदा? शायद इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ भूलने की बीमारी। इसलिए आज मैं सोचकर आया हूं कि उन्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा और ये अच्छे से बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और अपने पैसे भी लेकर जाऊंगा। देखिए, हमारे घर में किसी को भी भूलने की बीमारी नहीं है। मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नहीं मैडम जी, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आया हूं। मुझे अनिरुद्ध भट्टाचार्य से मिलना है, और आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने केवल इतना बताया है कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आया हूं। मुझे अनिरुद्ध भट्टाचार्य से मिलना है। काका? मगर ये क्या कह रहे हो देवीकांत? अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। तुम तो जरा से किए मजाक को भाई दिल पे ही लगा बैठे हैं। काका, आप इन्हें जानते हैं? और ये कैसे सौदे की बात कर रहे हैं? वो हेम बेटा, बात ये है कि रास्ते में ये मुझसे टकरा गए थे, तो मैंने एक छोटा सा काम इन्हें बता दिया था, वो इन्होंने कर दिया, और तुम्हें छोटी सी बात का इतना बतंगड़ा बना दिया भाई। अरे भाई, जो पैसे वैसे की बात थी, मैं तुम्हारे घर पर आकर हिसाब किताब कर देता हूँ। शुक्र है, कम से कम आपने मुझे पहचाना तो। अरे हेम बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना छोड़ के आई हो, खाना ठंडा हो रहा है, जाओ खाना खाओ। आप जल्दी आ जाइए, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग शुरू करो, मैं आता हूं। देवीकांत, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उम्मीद करता हूं आप अब मुझे दोबारा नहीं बोलेंगे। आपको ये तो याद है ना कि मुझे कितने पैसे देने थे, या वो भी भूल गए? हाँ, मुझे 2 लाख रुपए देने हैं तुम्हें। 2 लाख नहीं, 4 लाख। मुझे अच्छी तरह से याद है देवीकांत कि मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए देना है तुम्हें। लेकिन पिछले दिनों जो आपने याददाश्त जाने का नाटक किया है ना, उसने मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। और आप तो जानते ही हैं कि आंधी, तूफान और देवीकांत का अगर संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है। इसलिए मुझे 2 लाख और चाहिए। देवीकांत, तुम कुछ ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं कर रहा हूं, फायदा उठा रहा हूं, और आपको यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने केवल इतना बताया है कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। रोमेश यहां आया था, मैंने उसे बता दिया कि उसको मरवाने में किसी और का नहीं, काका का ही हाथ है। और ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या किया तुमने देवीकांत? इस बार तुमने ना तो मौका देखा और ना ही सही समय। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि रमेश से जुड़ी कोई भी बात करने से पहले हमसे पूछ लिया करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिछाई जाल और तुम्हारे बुने जाल में हम दोनों खुद ही फंस कर रह जाएं।